हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी है। हर तलवार ने इतिहास बदला है और हर साम्राज्य ने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। स्वागत है आपका इतिहास में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिस्ट्री के वो राज, लेजेंड्स और अनटोल्ड स्टोरीज जो हर किसी को नहीं पता। तो चलिए वक्त के सफर पर चलते हैं। सन 1199 का वह भयानक दौर जब मगध के आसमान पर हफ्तों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची थी। चारों तरफ केवल काला धुआं था और हवा में जलते हुए ताड़पत्रों और भोजपत्रों की राख उड़ रही थी। वह केवल कागज या पन्ने नहीं जल रहे थे, बल्कि इंसानियत की 800 साल की सबसे बड़ी बौद्धिक धरोहर स्वाहा हो रही थी। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर से विद्वान ज्ञान की तलाश में आते थे, वह कुछ ही दिनों में मलबे और सन्नाटे के ढेर में तब्दील हो गई। इस तबाही की जड़ों को समझने के लिए हमें 5वीं शताब्दी ईस्वी में जाना होगा, जब गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने मगध की धरती पर एक महान विचार का बीजारोपण किया था। वर्ष 427 में स्थापित नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि दुनिया का पहला ऐसा आवासीय शिक्षण संस्थान था जहां रहने और पढ़ने के लिए एक पैसा भी नहीं लिया जाता था। 200 से ज्यादा गांवों का राजस्व इस महाविहार की व्यवस्था चलाने के लिए समर्पित था, ताकि यहां रहने वाले 10,000 छात्र और 2,000 आचार्य बिना किसी आर्थिक चिंता के केवल सत्य की खोज कर सकें। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग यहां पहुंचा तो वह इस विशाल परिसर को देखकर दंग रह गया। उसने लिखा कि नालंदा की लाल ईंटों से बनी भव्य इमारतें आकाश को छूती थी और यहाँ का माहौल सिर्फ वाद विवाद, दर्शन और शोध से गूंजता रहता था। हर्षवर्धन और बाद में पाल वंश के राजाओं ने इस महाविहार को अपार संरक्षण दिया, जिससे यह ज्ञान का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र बन गया। नालंदा की असली आत्मा उसका विशाल पुस्तकालय परिसर था, जिसे धर्मगंज यानी ज्ञान का खजाना कहा जाता था। यह धर्मगंज 3 बहुमंजिला इमारतों से मिलकर बना था, जिनके नाम थे रत्नसागर, रत्नोद्धी और रत्नरंजक। इनमें से रत्नोद्धी 9 मंजिल ऊंची इमारत थी, जिसके विशाल कमरों में दुनिया भर के दुर्लभ ग्रंथ, खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद, धातुशास्त्र और बौद्ध दर्शन की 9 लाख से ज्यादा हस्तलिखित पांडुलिपियां सुरक्षित रखी थी। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में मध्य एशिया की राजनीति और युद्ध की ज्वाला भारत के पूर्वी मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी। गोरी साम्राज्य के झंडे तले अफगानिस्तान और उत्तर भारत के इलाकों को जीतता हुआ तुर्क लश्कर पूर्व की ओर बढ़ रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक महत्वाकांक्षी और आक्रामक सैन्य कमांडर इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ चुका था। खिलजी की नजर मगध के उन इलाकों पर थी जहां उसे अपनी फौज का वर्चस्व कायम करना था और साम्राज्य विस्तार के लिए धन जुटाना था। सन 1197 से 1199 के बीच बख्तियार खिलजी का लश्कर नालंदा की ऊंची लाल ईंटों की दीवारों के सामने आ पहुंचा। नालंदा की विशाल प्राचीरें और भव्य स्तूप दूर से किसी मजबूत सैन्य किले जैसे दिखाई देते थे। फारसी इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक किताब तबकात-ए-नासिरी में इस हमले का आंखों देखा विवरण दर्ज किया है। मिन्हाज लिखता है कि खिलजी और उसके सैनिकों ने नालंदा के विशाल महाविहार को एक सैन्य किला यानी हिस्न समझ लिया था। उन्हें लगा कि यह किसी स्थानीय राजा का मजबूत गढ़ है, जहां अपार खजाना और फौजी रसद छिपी हो सकती है। बिना किसी पूर्व चेतावनी के तुर्क घुड़सवारों ने विश्वविद्यालय के द्वारों पर हमला बोल दिया और अंदर प्रवेश कर गए। वहां कोई हथियारबंद सेना नहीं थी, बल्कि केवल मुंडित सिर वाले भिक्षु और निहत्थे छात्र थे, जो शांत भाव से ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। मिन्हाज सिराज के शब्दों में वहां मौजूद अधिकांश मुंडित सिर वाले भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। ज्ञान की रक्षा करने वाले आचार्यों और विद्यार्थियों का नरसंहार किया गया और उनके आवासों को पूरी तरह लूट लिया गया। लूटपाट के बाद आक्रमणकारियों का ध्यान नालंदा के उस विशाल पुस्तकालय धर्मगंज की ओर गया, जहां ज्ञान का असीम भंडार रखा था। जब बख्तियार खिलजी ने वहां मौजूद विशाल ग्रंथों को देखा तो उसने आदेश दिया कि इस पूरे पुस्तकालय में आग लगा दी जाए। ताड़पत्रों, भोजपत्रों और दुर्लभ कागजों पर लिखे लाखों ग्रंथ धू-धू कर जलने लगे। इतिहासकारों के अनुसार रत्नोद्धी, रत्नसागर और रत्नरंजक की 9 मंजिल ऊंची इमारतों में इतनी विशाल मात्रा में किताबें थीं कि वह आग 3 महीने से लेकर 6 महीने तक लगातार जलती रही। सदियों का संचित ज्ञान, शल्य चिकित्सा के सूत्र, ब्रह्मांड के गणितीय नियम और प्राचीन दर्शन के अनमोल पन्ने धुएं का गुबार बनकर आसमान में विलीन हो गए।
इस घटना से जुड़ी एक बेहद लोकप्रिय लोक कथा अक्सर सुनाई जाती है कि बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। कहानी के अनुसार जब उसके हकीम उसका इलाज नहीं कर सके तो नालंदा के कुलपति राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया। राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों पर दवा लगा दी और खिलजी के पड़ते ही वह ठीक हो गया, लेकिन ठीक होते ही उसे जलन हुई कि भारतीय ज्ञान उसके हकीमों से बेहतर कैसे है और इसीलिए उसने नालंदा को जला दिया। लेकिन आधुनिक इतिहासकार और शोधकर्ता स्पष्ट करते हैं कि यह कहानी किसी भी समकालीन ऐतिहासिक दस्तावेज में नहीं मिलती। मिन्हाज सिराज जैसे तुर्क इतिहासकारों ने भी इस घटना का विवरण दिया है, पर उन्होंने राहुल श्रीभद्र या इस तरह के किसी व्यक्तिगत द्वेष का कोई उल्लेख नहीं किया है। यह लोक कथा बहुत बाद के दौर में केवल एक मौखिक परंपरा के रूप में उभरी थी, जबकि वास्तविक कारण पूरी तरह से रणनीतिक और मध्यकालीन युद्ध नीति से जुड़े थे। नालंदा के विनाश के पीछे पहला बड़ा कारण था बख्तियार खिलजी का सैन्य भ्रम। बिना किसी स्थानीय गुप्तचर तंत्र के पूर्व की ओर तेजी से बढ़ रही तुर्क फौज ने नालंदा की विशाल प्राचीरों को देखते ही उसे राजा का सामरिक किला मान लिया। दूसरा कारण था मध्यकालीन आक्रमणों के दौरान गैर इस्लामिक धार्मिक और बौद्धिक केंद्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने की प्रवृत्ति। विदेशी आक्रमणकारियों के लिए अपनी सत्ता और धर्म की श्रेष्ठता साबित करने का सबसे प्रभावी तरीका विरोधी संस्कृति के प्रतीकों को पूरी तरह नष्ट करना था। तीसरा और सबसे व्यावहारिक कारण था नालंदा महाविहार में मौजूद अपार धन संपत्ति और सोने चांदी की लूट। सदियों से राजाओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों से मिले दान के कारण नालंदा के पास विशाल आर्थिक संसाधन थे, जिन्हें अपनी सेना का खर्च चलाने के लिए खिलजी लूटना चाहता था। चौथा कारण था मगध की सांस्कृतिक और बौद्धिक रीढ़ को पूरी तरह तोड़ना, ताकि राजनीतिक नियंत्रण में कोई वैचारिक चुनौती न खड़ी हो सके। यह समझना भी जरूरी है कि नालंदा का पतन केवल एक ही दिन या एक ही हमले में पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुआ था। हालांकि खिलजी के हमले ने महाविहार की कमर तोड़ दी थी, लेकिन बौद्ध धर्म का क्षय और विश्वविद्यालय का पतन एक लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया थी। पाल वंश के अंत के बाद नालंदा को वह शाही संरक्षण और आर्थिक सहायता मिलना बंद हो गई थी जो उसके अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी थी। सन 1235 में, यानी हमले के लगभग पौने 4 दशक बाद, तिब्बती बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामी ने नालंदा का दौरा किया था। धर्मस्वामी ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि विश्वविद्यालय का वैभव और चमक पूरी तरह। अगर आज का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इतिहास की हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए इतिहास के पन्ने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जुड़े रहिए इतिहास के साथ।